तो लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने देखा कि कैसे अल्टीमा जो है वो ईस्टर्न एम्पायर के पूरे फ्लाइंग कॉम्बैट वाले सोल्जर्स को साथ ही उनके एयरशिप्स को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है। तो वहाँ पर अल्टीमा और गाबेरू की टीम की फाइट खत्म होने के बाद में वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो आगे जाके टेस्टेरोसा और गाप्टा की टीम की मदद करेंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि आगे चलकर मैं पूरी की पूरी तेंशुरा की लाइट नॉवेल को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अल्टीमा और गाबेरू की टीम की फाइट खत्म होने के बाद में हमको टेस्टेरोसा और गाप्टा की टीम की फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रिमोरू से डायरेक्ट ऑर्डर मिलने के बाद में अभी गाप्टा और उसके जो गॉब्लिन राइडर्स है वो अपनी पूरी की पूरी पावर्स का यूज कर सकते थे। और उसके बाद में गाप्टा जो है वो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे अपने मैजिक वुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसके अंदर गाप्टा जो है वो रांगा के साथ में कंबाइन हो जाता है। जहाँ पर रांगा के साथ में कंबाइन होने के बाद में गाप्टा जो है वो इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका था कि यहाँ पर एक टाइप से अभी फिलहाल वो रिमोरू के बिग फोर में से एक बन चुका था। जहाँ पर गाप्टा जो है वो 2000 मैजी टैंक से होने वाले कंटिन्यूस फायरिंग को इग्नोर करके सीधा अकेला ही सारे के सारे मैजी टैंक से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। जहाँ पर सारे के सारे 2000 मैजी टैंक्स जो है वो गाप्टा के ऊपर कंटिन्यूसली अटैक करे जा रहे थे। और यहाँ पर लगातार होने वाली फायरिंग की वजह से पूरे के पूरे बैटलफील्ड के ऊपर बहुत सारा धुआं जो है वो जमा हो जाता है, जहाँ पर सभी को लग रहा होता है कि इतने सारे अटैक से यहाँ पर गाप्टा को कोई ना कोई नुकसान तो हुआ ही होगा। लेकिन जब बैटलफील्ड के अंदर का धुआं जो है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है, तभी वहाँ पर सभी को पता चल जाता है कि इन सारे अटैक से वहाँ पर गाप्टा को कोई भी नुकसान ही नहीं हुआ है। जहाँ पर गाप्टा जो है वो 2000 मैजी टैंक्स के सामने एक डरावने सपने की तरह खड़ा था और वहाँ पर वो बैटलफील्ड के अंदर अपनी पूरी पावर्स को दिखाने के लिए रेडी हो चुका था। और तभी वहाँ पर गाप्टा जो है वो जोर से दहाड़ता है, जिसकी वजह से आसमान से ब्लैक कलर की लाइटनिंग जो है वो सीधा सारे के सारे टैंक्स के ऊपर गिरने लग जाती है। और ये जो टैंक्स थे वो एक तरीके से मेटल से बने हुए थे, इसलिए सारे के सारे टैंक्स जो है वो गाप्टा के ब्लैक लाइटनिंग से इजीली डिस्ट्रॉय हो रहे थे। जहाँ पर ये ब्लैक लाइटनिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो इजीली सारे के सारे टैंक्स के डिफेंसिव बैरियर को तोड़ दे रही थी। जहाँ पर अपने टैंक्स को एक के बाद एक डिस्ट्रॉय होते हुए देख के सारे सोल्जर्स जो है वो वहाँ पर पैनिक में चले जाते हैं। वहाँ पर टैंक्स के आसपास जितने सारे ईस्टर्न एम्पायर के जो सोल्जर्स थे वो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर भाग रहे थे। वहाँ पर वो सारे के सारे डरने लग गए थे कि अगर गलती से भी उनके ऊपर ये ब्लैक लाइटनिंग गिर जाती है तो वहाँ पर टैंक्स की तरह ही उन लोग का भी खेल जो है वो खत्म हो जाएगा। जहाँ पर ईस्टर्न एम्पायर के सोल्जर्स को अपने जान को बचाने के लिए भागते हुए देखकर वहाँ पर गाप्टा जो है वो एक तरीके से हंसने लग जाता है। यहाँ पर डीमन लॉर्ड मिलिम के अंडर ट्रेनिंग करने के बाद में अभी गाप्टा और रांगा जो है उन लोग ने एक तरीके से अपने ट्रांसफॉर्मेशन को मास्टर कर लिया था। और इसी वजह से गाप्टा और रांगा जो है वो अपने ह्यूमनॉइड वुल्फ फॉर्म को ज्यादा टाइम तक मेंटेन कर पा रहे थे। जहाँ पर पहले डायरेक्ट ऑर्डर ना मिलने की वजह से गाप्टा जो है वो इन सारे मेटल की टैंक से दूर भाग रहा था, लाइक उनको अवॉइड करने का ट्राई कर रहा था। और वहीं पर अभी गाप्टा जो है वो अपने रॉर अटैक का यूज करके सारे के सारे टैंक्स को ऐसे डिस्ट्रॉय कर रहा था जैसे कि ये सारे टैंक्स जो है वो मेटल से नहीं बल्कि पेपर से बने हो। और इतना ही नहीं, उसके बाद में गाप्टा और रांगा जो है वो ब्लैक कलर के भवंडर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों बाकी बचे हुए टैंक्स को हवा में उड़ा के डिस्ट्रॉय करे जा रहे थे। जहाँ पर गाप्टा और रांगा पूरे बैटलफील्ड के अंदर रैम्पेज कर ही रहे थे, तभी वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग बैटलफील्ड के अंदर अपनी एक वाइड रेंज वाली स्किल को यूज करते हैं, जिसका नाम रहता है डांस विद वुल्फ। ये जो स्किल रहती है वो एक तरीके से बहुत बड़ा वाला टोर्नेडो स्टॉर्म क्रिएट करती है। और ये जो भवंडर है वो इतना ज्यादा पावरफुल रहता है कि वो ईस्टर्न एम्पायर के फ्रंट लाइन के अंदर जितने भी सारे ट्रूप्स है उनको एक तरीके से पूरा का पूरा वाइप आउट कर देता है। जहाँ पर अपने टैंक्स को इतना इजीली डिस्ट्रॉय होते हुए देख के और साथ ही अपने सोल्जर्स को अपने लाइफ के लिए भागते हुए देखकर वहाँ पर कमांडर गैस्टर जो है वो डिसाइड करता है कि उन लोग को अभी यहाँ से रिट्रीट कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अभी बैटलफील्ड के अंदर से भागना भी एक तरीके से इम्पॉसिबल जैसा हो चुका था। वहाँ पर गैस्टर जो है वो कैसे भी करके इस वाले फाइट से बच के बाहर निकलना चाह रहा था, क्योंकि वहाँ पर उसके आंखों के सामने ही उसकी पूरी की पूरी आर्मी जो है वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वहाँ पर कमांडर गैस्टर भागने के प्लान्स बना ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसको टेस्टेरोसा की आवाज आती है, जहाँ पर टेस्टेरोसा गैस्टर को बोल रही होती है कि तुम्हारा यहाँ से बच के निकल पाना बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर टेस्टेरोसा ने गैस्टर को पहली वार्निंग देके रखी थी कि अगर वो टेस्टेरोसा ने बनाए हुए रेड लाइन को क्रॉस कर लेते तो उसके बाद में टेस्टेरोसा जो है वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। जहाँ पर टेस्टेरोसा को पहले ही देख के गैस्टर को पता चल गया था कि टेस्टेरोसा तो यहाँ पर भाई दिखने को तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती है, लेकिन यहाँ पर टेस्टेरोसा
टेस्टरोसा जो ऑरा प्रोड्यूस करती है वो एक तरीके से काफी ज्यादा डेंजरस है। और यहाँ पर अब जब टेस्टरोसा उसके सामने आ चुकी है तो वहाँ पर गैस्टर जो है वो कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करता है और वहीं पर ही वो अपने सारे के सारे सोल्जर्स को टेस्टरोसा के ऊपर अटैक करने के ऑर्डर्स दे देता है। और जब ऑर्डर्स देने के बावजूद भी वहाँ पर गैस्टर को अपने सोल्जर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वहाँ पर वो अपनी यूनिक स्किल म्यूजिशियन का यूज करके अपने सोल्जर्स को चेक करता है। तो वहाँ पर गैस्टर जो है वो शॉक में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ टाइम पहले ही वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे रहा था कि यहाँ से हमको कैसे भी करके बच के बाहर निकलना है। लेकिन अब जब उसने अपने यूनिक स्किल का यूज करके अपने सोल्जर्स को चेक करा तो वहाँ पर उसको अपने किसी भी सोल्जर्स की हार्ट बीट जो है वो सुनाई नहीं दे रही थी। यहाँ पर गैस्टर को पता ही नहीं चलता है कि कब उसके सारे के सारे सोल्जर्स जो है वो मारे जा चुके थे। जहाँ पर गैस्टर को पैनिक में देख के वहाँ पर टेस्टरोसा जो है वो उसके साथ में मजाक करने लग जाती है और वहाँ पर वो बोलती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे जो सारे के सारे सबऑर्डिनेट्स है उन लोग ने एक तरीके से ब्रेक ले लिया है और यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद से वो लोग फाइट कर करके काफी ज्यादा थक चुके थे और इसी वजह से वो ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, इसलिए उन लोग को यहाँ पर ब्रेक लेना पड़ गया। जहाँ पर टेस्टरोसा की बात सुन के गैस्टर को भी समझ आ गया था कि उसके जो सारे के सारे सोल्जर्स है उनको टेस्टरोसा ने मार दिया है। और वहाँ पर उन लोग को मारने के बाद में टेस्टरोसा बोल रही होती है कि यहाँ पर मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी इसलिए मैंने उन लोग की सोल को कंज्यूम कर लिया है। टेस्टरोसा की ये बात सुनकर वहाँ पर गैस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर वो गुस्से में टेस्टरोसा के ऊपर अपने सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है और इस वाले टेक्निक का नाम रहता है माइंड रिक्वियम। ये जो टेक्निक रहती है वो एक तरीके से काफी ज्यादा डेंजरस साउंड वेव्स को अपने यूजर के आजू बाजू फैला देती है और ये जो टेक्निक रहती है वो खास करके डीमंस और स्पिरिट्स के खिलाफ काफी ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि यहाँ पर साउंड वेव्स का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। इसलिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो टेक्निक है वो एक तरीके से डीमंस और स्पिरिट को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती थी। लेकिन इस वाले टेक्निक की इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी ये जो टेक्निक है वो एक तरीके से अपने टेस्टरोसा के ऊपर वर्क नहीं करती है। जहाँ पर टेस्टरोसा इस वाले टेक्निक की मेलोडी को एंजॉय कर रही थी, लाइक ये जो टेक्निक है वो उसके सामने कुछ भी काम की नहीं थी। जहाँ पर टेस्टरोसा को अपने यूनिक टेक्निक के साथ में ऐसा खेलते हुए देखकर यहाँ पर फाइनली गैस्टर को समझ में आ जाता है कि ये जो लड़की है वो एक तरीके से उसके सामने जो ह्यूमनॉइड वुल्फ था उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइक यहाँ पर गैस्टर ने रांगा और गाप्टा की पावर्स को तो देख ही लिया था, लेकिन जब उसको पता चलता है कि उसके सामने ये जो लड़की है वो गाप्टा और रांगा से भी स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ पर गैस्टर के पसीने छूटने लग जाता है। वहाँ पर गैस्टर को पता चल गया था कि टेस्टरोसा को हराना उसके बस की बात है ही नहीं। वहाँ पर वो एक तरीके से रिग्रेट करने लग जाता है कि उसने टेस्टरोसा के दी हुई वार्निंग को इग्नोर क्यों कर दिया। यहाँ पर गैस्टर इतना टूट चुका था कि वो टेस्टरोसा से अपनी जान की भीख मांगने लग जाता है और वहाँ पर वो अपने जान को बचाने के लिए टेस्टरोसा के साथ में एक डील करने का सोचता है, जहाँ पर वो टेस्टरोसा को बोलता है कि मेरी ईस्टर्न एम्पायर के अंदर काफी ज्यादा हाई रैंक है और इसी रैंक के चलते उसको ईस्टर्न एम्पायर के बहुत सारे मिलिट्री सीक्रेट साथ ही उनके मिलिट्री के स्ट्रेटेजीज पता है। तो वहाँ पर वो टेस्टरोसा को बोलता है कि मैं तुमको ईस्टर्न एम्पायर के सारे सीक्रेट्स बताने के लिए रेडी हूँ, लेकिन यहाँ पर उन सीक्रेट्स के बदले तुमको मुझे जिंदा छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर गैस्टर अपने जिंदगी और मौत से खेल ही रहा होता है कि तभी उसको अपने पीछे से 3 ईस्टर्न एम्पायर के एलिट्स एजेंट्स के फुटस्टेप आते हैं, जहाँ पर उसको भी एक होप मिल चुका था कि शायद से उन लोग के साथ में मिलकर वो टेस्टरोसा को हरा तो ना पाए, लेकिन ये 3 लोग जो है वो उसको यहाँ से निकलने में मदद कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर गैस्टर जो है वो उन तीनों के आने तक यहाँ पर टेस्टरोसा को अपने बातों के अंदर बिजी रखने का काम कर रहा था और कुछ टाइम के बाद ही वो तीनों के तीनों नाइट्स जो है वो गैस्टर के आगे आके खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर वो टेस्टरोसा को देख के समझ जाते हैं कि उनके सामने ये जो डीमन है वो नॉर्मल डीमन नहीं है बल्कि वो एक आर्च डीमन है। और वहाँ पर वो कुछ भी टाइम खराब ना करते हुए गैस्टर को बोलते हैं कि इस वाले डीमन को हराने के लिए हम लोग की मदद करो। जहाँ पर गैस्टर को अपने जिंदगी को बचाने का एक होप मिल चुका था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे हुए उन 3 सोल्जर्स के साथ में मिलकर लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। जहाँ पर कुछ टाइम के बाद ही ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन से होली चेन्स को टेस्टरोसा के ऊपर फेंक देते हैं। ये जो फॉर्मेशन है उसको बैनिशिंग फॉर्मेशन बोला जाता है। ये जो फॉर्मेशन है वो एक तरीके से आर्च डीमन को पकड़ने के लिए डेवलप करा गया था और यहाँ पर एम्पायर के अंदर ऐसे कुछ ही लोग थे जो इस वाले टेक्निक को यूज कर पाते थे। ये सेम टेक्निक हमने सीजन 2 के अंदर देखी थी जब डियाब्लो के ऊपर इस वाले टेक्निक का यूज करा गया था और यही सेम टेक्निक अभी टेस्टरोसा के ऊपर यूज करी जा रही थी। जहाँ पर ये जो 3 नाइट्स थे वो इंपीरियल गार्डियंस के मेंबर्स थे, जिसके अंदर सबसे पहले वाले का नाम था डेविस जिसकी रैंक 11 थी, दूसरा था बार्ट जिसकी रैंक 38 थी और सबसे लास्ट में था गॉर्डन जिसकी रैंक 64 थी। और इन तीनों के बीच में जो 11th रैंक का डेविस था वो एक तरीके से हिनाटा जितना स्ट्रॉन्ग था। जहाँ पर इन तीनों नाइट्स को टेस्टरोसा
टेस्टोरोसा को बंदी बनाते हुए देखकर गैस्टर जो है वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वहाँ पर उसको लग रहा था कि अगर वो इन तीनों सोल्जर्स की मदद करता है तो शायद से वो लोग यहाँ पर टेस्टोरोसा को भी हरा सकते हैं। जहाँ पर इन तीनों सोल्जर्स को ध्यान से देखने के बाद में टेस्टोरोसा को एक बहुत पुरानी वाली बात याद आ जाती है और वहाँ पर टेस्टोरोसा उनसे बोलती है कि तुम तीनों वही हो ना जिन लोग ने बहुत टाइम पहले एक बार मेरा रास्ता रोका था। जहाँ पर टेस्टोरोसा की ये बात सुनकर डेविस जो है वो काफी ज्यादा शॉक में चला जाता है और उसको बहुत सालों पुरानी वाली एक बात याद आ जाती है। जहाँ पर बहुत सालों पहले हुआ क्या था कि एक बहुत बड़े वाले एम्पायर का नोबल जो था वो एक वैसल स्टेट यानी कि ऐसी कंट्री जिसके पास में लिमिटेड पावर रहती है, लाइक ऐसी कंट्री जो कि उसके एम्पायर के सामने काफी ज्यादा कमजोर थी, वो उस वाले कंट्री के प्रिंसेस से शादी करना चाहता था। जहाँ पर इस नोबल का मेन मोटिव था कि वो उसको प्रिंसेस से शादी करके इस वाले छोटी सी कंट्री को अपने पर्सनल गेन के लिए एक तरीके से रूल और कंट्रोल करना था। लेकिन उस वाले कंट्री के राजा को एम्पायर के नोबल के प्लान के बारे में पता चल जाता है और वहाँ पर वो अपने कंट्री और राजकुमारी को बचाने के लिए सीधा एम्पायर से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जहाँ पर वो एम्पायर के सामने अपने इंडिपेंडेंट को डिक्लेयर कर देता है, लेकिन वहाँ पर उसकी जो आर्मी थी वो एम्पायर की आर्मी के सामने कुछ भी नहीं थी। अगर यहाँ पर वो बस अपने आर्मी के ऊपर ही डिपेंड रहता है तो भाई वो एम्पायर के सामने बिल्कुल भी जीत नहीं पाता। इसलिए वहाँ पर एम्पायर के सामने अपने जीतने के चांस बढ़ाने के लिए वो लोग जो है वो एक फॉरबिडन मैजिक को यूज करते हैं जो कि रहता है डीमन समनिंग। जहाँ पर बहुत सारे मैजिशियंस मिलके इस वाले समनिंग को परफॉर्म करते हैं और इस वाले समनिंग के अंदर एक आर्च डीमन समन होता है जो कि और कोई नहीं अपनी वाइट प्राइमोर्डियल टेस्टोरोसा रहती है। जहाँ पर टेस्टोरोसा समन होने के बाद में किंग से बोलती है कि अगर तुमको इस वाले फाइट के अंदर मेरी मदद चाहिए तो इस वाले फाइट के अंदर तुम लोग की मदद करने का मेरा जो प्राइज रहेगा वो रहेगी प्रिंसेस की बॉडी। यहाँ पर टेस्टोरोसा की बात सुन के स्टार्टिंग में किंग जो है उसके बात को मानने के लिए मना कर देता है, लेकिन जब हेड मैजिशियन वहाँ पर देखता है कि उन लोग ने सीधा प्राइमोर्डियल वाइट को समन करा है तो वहाँ पर उसको पता चल जाता है कि उन लोग के पास में कोई और रास्ता है ही नहीं। अगर यहाँ पर वो लोग टेस्टोरोसा की डिमांड को पूरा नहीं करते तो शायद से टेस्टोरोसा उन लोग को मार सकती थी, और अगर यहाँ पर टेस्टोरोसा ने उन लोग को छोड़ भी दिया तो भाई एम्पायर जो है उन लोग को नहीं छोड़ेगा। और इसलिए वहाँ पर किंग जो है वो टेस्टोरोसा की डिमांड को पूरा करने के लिए मान जाता है और उसके बाद टेस्टोरोसा जो है वो एक इविल स्माइल के साथ प्रिंसेस की बॉडी को पोजेस कर लेती है। लेकिन इस चीज का आउटकम जो है वो काफी ज्यादा डेंजरस निकलता है। जहाँ पर टेस्टोरोसा जो है वो उस वाली छोटी सी कंट्री को जिन लोग ने उसको समन करा था उस वाली कंट्री को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है और साथ ही उस वाले कंट्री के लोगों को मार के उनके ब्लड से भाई लेक को पूरा का पूरा रेड बना देती है। और यहाँ पर टेस्टोरोसा के रैम्पेज को रोकने के लिए एम्पायर के इंपीरियल गार्डियंस आते हैं जो कि टेस्टोरोसा के फुल रिइंकार्नेट होने से पहले ही उसको सील कर देते हैं। यहाँ पर आप लोग को भी समझ आ रहा होगा कि ये जो स्टोरी है वो एक तरीके से एम्पायर ने फैलाई हुई स्टोरी है। लाइक यहाँ पर मेन जो इवेंट हुआ था उसको छोड़ के यहाँ पर एम्पायर ने झूठी वाली स्टोरी जो है वो टेंचुरा के वर्ल्ड के अंदर फैलाई हुई है। तो यहाँ पर असलियत में हुआ क्या था वो हमको आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर पता चलेगा। उस टाइम जब टेस्टोरोसा को सील करा गया था उस वाले इवेंट के अंदर डेविस और उसके स्क्वाड का बहुत बड़ा वाला रोल था, इसलिए वहाँ पर टेस्टोरोसा उनको देखती समझ गई थी कि यही बंदे थे जिन लोग ने सालों पहले उसका रास्ता रोका था। जहाँ पर जब इन तीनों को पता चलता है कि उनका सामना जो है वो प्राइमोर्डियल वाइट से हो रहा है तो वहाँ पर ये तीनों के तीनों नाइट्स जो है वो एकदम से घबरा जाते हैं। जहाँ पर टेस्टोरोसा जो है वो चेंज के अंदर बंधे होने के बावजूद भी उन तीनों का मजाक उड़ाने लग जाती है और वहाँ पर वो बोलती है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे रोकने के लिए कितना भी ज्यादा एफर्ट्स लगा लो लेकिन तुम लोग यहाँ पर मुझे रोक नहीं पाओगे। जहाँ पर डेविस जो है वो सोचता है कि पिछले टाइम उन लोग ने लकीली प्राइमोर्डियल वाइट को सील कर दिया था और यहाँ पर उसको भरोसा था कि इतने सालों बाद उसने बहुत सारी ट्रेनिंग करी है, बहुत सारी बैटल्स के अंदर वो लड़ा है, तो यहाँ पर उसको एक तरीके से कॉन्फिडेंट था कि उन लोग ने पहले भी टेस्टोरोसा को एक बार सील करा है तो इस बार भी वो टेस्टोरोसा को कैसे ना कैसे करके हरा देंगे। और कुछ टाइम के बाद ही उन तीनों के नेकलेस जो है वो ग्लो करने लग जाते हैं और आगे चल के ये तीनों के तीनों गोल्डन आर्मर वाले वॉरियर्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जहाँ पर डेविस जो है वो गैस्टर को उस वाले एरिया से रिट्रीट करने के लिए बोल देता है क्योंकि वहाँ पर वो चाहता था कि उन लोग के फाइट के बीच में वहाँ पर गैस्टर ना फंस जाए। और गैस्टर के वहाँ से जाते ही डेविस और उसके साथ में जो दो सोल्जर्स रहते हैं वो अपनी अपनी चेन्स को खींचने लग जाते हैं। वहाँ पर उन लोग का प्लान था कि वो एक ही अटैक के अंदर टेस्टोरोसा को सीधा खत्म ही कर देंगे, लेकिन तभी उसको रियलाइज होता है कि टेस्टोरोसा एकदम से उन वाले चेन्स के अंदर से गायब हो चुकी है और वहाँ पर उसको एकदम से टेस्टोरोसा का आवाज आता है जो कि बोल रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग को मैं यहाँ से जिंदा वापस जाने दूंगी। जहाँ पर डेविस टेस्टोरोसा की आवाज को फॉलो करके पीछे मुड़ के देखता है तो उसको दिखती है टेस्टोरोसा जो कि कुछ टाइम के अंदर ही गैस्टर के गले को पकड़ के सीधा उसको तोड़ ही देती है। जहाँ पर गैस्टर का अभी खेल खत्म हो चुका था और उसकी जो बॉडी है वो
ग्राउंड के ऊपर पड़ी हुई थी, जहाँ पर गैस्टर को मरते हुए देख के डेविस और उसके जो दोस्त थे वो एकदम से शॉक में चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर उन लोग को पता नहीं था कि उनका हाल भाई गैस्टर से ज्यादा बुरा होने वाला है। जहाँ पर टेस्टरोसा उन लोग को देख के बोलती है कि तुम लोग को ज्यादा इंतजार कराने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। ऐसा लगता है कि ये जो बंदा था वो यहाँ से भागने के काफी ज्यादा जल्दी में था, इसलिए यहाँ पर मैंने उसको थोड़ी सी पनिशमेंट दे दी। और वहाँ पर वो बोलती है कि तुम लोग से मैं थोड़ी सी अपसेट हूँ क्योंकि तुम लोग कब से मुझे प्राइमोर्डियल व्हाइट बुलाए जा रहे हो। यहाँ पर अभी मेरा नाम टेस्टरोसा है तो मुझे प्राइमोर्डियल व्हाइट बुलाना बंद करो। जहाँ पर टेस्टरोसा की ये बात सुनकर डेविस और उसके जो दोस्त थे वो एकदम से चिल्लाने लग जाते हैं और वहाँ पर वो शौक में बोलते हैं कि कोई पागली बंदा होगा जिसने कि एक प्राइमोर्डियल डीमन को नाम दिया होगा। और वहाँ पर वो बोलते हैं कि एक प्राइमोर्डियल डीमन को बॉडी मिलना यही बहुत बड़ी वाली बात होती है। और यहाँ पर कोई पागल बंदा था जिसने कि प्राइमोर्डियल डीमन को बॉडी और नाम दोनों दे दिया। वहाँ पर उन लोग को पता चल गया था कि ये जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा डेंजरस है और इस चीज के बारे में हमको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एम्परर रुद्रा को बताना ही पड़ेगा। जहाँ पर इस सीरियस मैटर को जानते हुए डेविस जो है वो गॉर्डन को कमांड देता है और वहाँ पर वो बोलता है कि तुम मेरे पीछे आके टेलीपोर्टेशन स्पेल को एक्टिव करने की तैयारी शुरू कर दो। और वहाँ पर टेस्टरोसा ये सब देख के हंसी रहती, तभी उसके ऊपर इन तीनों में से एक बंदा अपनी स्पेयर का यूज करके अटैक कर देता है। लेकिन बाल्ड का ये जो अटैक रहता है वो टेस्टरोसा के मूवमेंट्स के आगे कुछ भी नहीं था। जहाँ पर टेस्टरोसा इजीली इस वाले अटैक को डॉज करके बाल्ड के भी गले को पकड़ लेती है। यहाँ पर इस टाइम बाल्ड की आंखों के सामने वो सीन आ रहा था कि कैसे टेस्टरोसा ने एक पल के अंदर ही कैसे गैस्टर को मार दिया था। और यहाँ पर अभी ऐसा सेम बाल्ड के साथ में हो रहा होता है जहाँ पर टेस्टरोसा एक पल के अंदर ही बाल्ड के गले को पकड़ लेती है और वहाँ पर वो बाल्ड को मारने से पहले उसके कानों के अंदर थोड़ी सी हवा फूकती है। और अगले पलों में यहाँ पर बाल्ड का भी वही हाल होता है जो कि गैस्टर को हुआ था। वहाँ पर टेस्टरोसा जो है वो अपने हाथों से बाल्ड की भी गर्दन को तोड़ देती है। और ये सीन देखने के बाद में वहाँ पर डेविस जो है वो एकदम से शॉक में चला जाता है और वहाँ पर वो जल्दी से उस वाले मैजिक सर्कल के अंदर जंप कर देता है। वहाँ पर उसको लग रहा होता है कि अभी वो यहाँ से टेलीपोर्ट करके सीधा ईस्टर्न एम्पायर के हेडक्वार्टर्स के अंदर पहुंच जाएगा। लेकिन वहाँ पर जब वो देखता है कि वो लोग ने जो टेलीपोर्टेशन स्पेल बनाई है वो एक तरीके से एक्टिव ही नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ पर उनके स्पेल के ऊपर ही किसी ने और भी ज्यादा पावरफुल मैजिक को यूज करा था। यहाँ पर टेस्टरोसा ने बस देख के ही मैजिकल डिस्टर्बिंग रेस को यूज करना सीख लिया था। यहाँ पर टेस्टरोसा ने एक तरीके से उनका ही मैजिक उनके खिलाफ यूज कर लिया। जहाँ पर ये चीज देख के डेविस जो है वो एकदम से पागल हो जाता है। वहाँ पर वो बोलने लग जाता है कि आखिर में टेस्टरोसा को ऐसी टेक्निक कैसे पता हो सकती है। वहाँ पर वो बोलता है कि प्राइमोर्डियल डीमंस के पास में भी ऐसी पावर्स नहीं हो सकती। जहाँ पर डेविस और गॉर्डन जो है वो टेस्टरोसा से सवाल पूछने लग जाते हैं कि तुम आखिर में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गई और तुम्हारे इस वाले एवोल्यूशन के पीछे का राज क्या है। जहाँ पर टेस्टरोसा उन लोग को बताती है कि मैं अभी एक आर्च डीमन नहीं हूँ, मैं अभी एक डीमन पियर बन चुकी हूँ। और वहाँ पर टेस्टरोसा की बात सुन के डेविस बोलता है कि यहाँ पर मेरा शक जो है वो सही निकला। यहाँ पर डेविस को एक अंदाजा लग गया था कि जब टेस्टरोसा को नाम मिला उसके बाद ही टेस्टरोसा जो है वो एक आर्च डीमन से डीमन पियर बन गई। वहाँ पर टेस्टरोसा अभी भी डेविस और उसके साथी सोल्जर्स के ऊपर नाराज थी, क्योंकि इन लोगों की वजह से लास्ट टाइम वो अपने मील को पूरा खा नहीं पाई थी। जहाँ पर टेस्टरोसा की ये बात सुनकर वहाँ पर डेविस को पुरानी वाली बात जो है वो याद आ जाती है। वहाँ पर उस वाले इवेंट के टाइम पे लगभग 10,000 लोगों की जान गई थी, लेकिन वहाँ पर टेस्टरोसा जो है वो उन लोगों को बस एक फूड की तरह मान रही थी और आखिर में वो अपने पूरे फूड को ना खा पाई, इसलिए वो अफसोस दिखा रही थी। और इस बात को याद कर वहाँ पर डेविस का जो गुस्सा था वो उसके डर के ऊपर हावी हो गया और वहाँ पर वो अपने तलवार को उठाकर टेस्टरोसा के मैजिक लॉक से फ्री होने के लिए स्ट्रगल करने लग गया। यहाँ पर टेस्टरोसा को अपने दुश्मन के साथ खेलने के लिए काफी ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर उसको किसी की आवाज आती है जो कि रहती है अल्टीमा। और वहाँ पर अल्टीमा टेस्टरोसा को बोलती है कि तुमने अभी तक एनिमी को खत्म क्यों नहीं करा, अगर तुम यहाँ पर ऐसे ही टाइम पास करती रही तो वहाँ पर रिमूर समाज जो है वो हमसे गुस्सा हो जाएंगे। जहाँ पर अल्टीमा को देख के डेविस को समझ में आ जाता है कि ये जो डीमन है वो भी कोई नॉर्मल डीमन नहीं है। यहाँ पर उसका मुकाबला दो डीमन पियर्स से हो रहा है। जहाँ पर पहले डेविस को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसका जो डर था वो एकदम से गायब हो गया था, लेकिन अभी उसके सामने दो डीमन पियर आ चुकी थी। तो वहाँ पर भाई डेविस को समझ में आ गया था कि भाई वो इन दोनों के सामने तो कुछ भी कर ही नहीं सकता। जहाँ पर टेस्टरोसा डेविस से बोलती है कि हालांकि ये अफसोस की बात है लेकिन हम लोग को अलग होना ही पड़ेगा। यहाँ पर तुमको गी क्रिम्सन के बारे में तो पता ही है, तो इस चीज के बारे में भी तुमको पता ही होगा। वहाँ पर टेस्टरोसा अपने हाथों के अंदर एक ब्लैक फ्लेम को लेकर उसको क्रश कर देती है। ये जो स्पेल टेस्टरोसा यूज कर रही होती है वो एक टाइप से एक न्यूक्लियर मैजिक रहता है। इस वाले न्यूक्लियर मैजिक का नाम रहता है डेथ स्ट्राइक।
लाइक ये जो मैजिक है उसको सबसे पहले गी क्रिम्सन ने यूज करा था जब वो डीमन लॉर्ड बना था, और टेस्टरोसा के इस वाले ब्लैक फ्लेम को क्रश करते ही ये जो ब्लैक फ्लेम रहती है वो एक तरीके से ब्लैक लाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और ये जो ब्लैक लाइट रहती है वो एक तरीके से किसी भी टाइप के मटेरियल के आर पार जा सकती थी, और साथ ही ये ब्लैक लाइट लिविंग बीइंग के जेनेटिक्स को भी चेंज कर सकती थी, जिसकी वजह से किसी भी टाइप के लिविंग बीइंग को मारना टेस्टरोसा के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जहाँ पर टेस्टरोसा इस वाले स्पेल को कंट्रोल करके उसके आसपास के 500 मीटर के एरिया में एक डेथ का बहुत बड़ा वाला तूफान ला देती है, और इस वाले तूफान के अंदर डेविस और गॉर्डन के साथ ही भाई बहुत सारे मैजिक टैंक्स के जो सोल्जर्स थे वो सारे के सारे मारे जाते हैं। जहाँ पर पहले बैटलफील्ड के ऊपर चारों तरफ बस टैंक्स की आवाजें आ रही थी, लेकिन अभी एक तरीके से पूरी की पूरी बैटलफील्ड जो है वो शांत हो गई थी। जहाँ पर टेस्टरोसा के अटैक के बाद में अल्टीमा नोटिस करती है कि अभी बैटलफील्ड के ऊपर ईस्टर्न एम्पायर का कोई भी सोल्जर जो है वो भी जिंदा नहीं बचा है, और इसीलिए वहाँ पर वो टेस्टरोसा के स्किल की तारीफ करती है। जहाँ पर टेस्टरोसा अल्टीमा को बोलती है कि तुम तो मेरी यहाँ पर तारीफ कर रही हो, लेकिन तुमने जो एयरशिप्स के साथ में करा है वो एक तरीके से काफी ज्यादा ही हो गया। शायद से तुम यहाँ पर भूल चुकी थी कि हमको ऑर्डर्स मिले थे कि हमको कुछ मैजिक टैंक्स और एयरशिप्स को अच्छी कंडीशन के अंदर वापस लाना है ताकि उनके ऊपर हम रिसर्च कर सके। जहाँ पर अल्टीमा टेस्टरोसा को बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि वो सारी एयरशिप जो है वो इतनी ज्यादा कमजोर रहेगी। वहाँ पर मैं तो बस एक को ही डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो गई। और वहाँ पर अल्टीमा आगे चलकर बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो डाटा मैंने सोल्जर्स के ब्रेन यूज से कलेक्ट करा है वो डाटा एक तरीके से हमारे रिसर्च के लिए काफी रहेगा। जहाँ पर टेस्टरोसा अल्टीमा को याद दिलाते हुए बोलती है कि तुम्हें तो पता ही है ना कि रिमुरु समाज से नाम मिलने के बाद में अभी हम दोनों पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमको हमारी पावर्स को यूज करने से पहले काफी ज्यादा सोचना पड़ेगा। वहाँ पर अल्टीमा टेस्टरोसा के बातों से अग्री करते हुए बोलती है कि हाँ हमको अभी हमारी पावर्स को ध्यान से यूज करना पड़ेगा, और वहाँ पर वो बोलती है कि चलो हमारा तो ठीक है कि हम अपनी पावर्स को ध्यान से यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर कैरारा का क्या, जो कि बिना कुछ सोचे हुए अपनी मैजिक को यूज करती है। जहाँ पर टेस्टरोसा रिमुरु की वाहवाही करते हुए बोलती है कि अच्छा हुआ कि रिमुरु समा ने कैरारा को मॉन्स्टर फेडरेशन के हेडक्वार्टर के अंदर ही रखा है, वरना पता नहीं कैरारा बैटलफील्ड के ऊपर क्या क्या तबाही मचाती। और वहाँ पर टेस्टरोसा बेनिमारू ने बनाए हुए प्लान के ऊपर थोड़ी सी नाराजगी दिखाती है। लाइक इस वाले बैटल प्लान का मेन मोटिव था कि रिमुरु समा को कैसे भी करके किसी भी टाइप के पोटेंशियल थ्रेट से दूर रखना था, कि ईस्टर्न एम्पायर के अंदर अगर ऐसे कोई बंदे हो गए जो कि आगे चलकर रिमुरु समा के लिए डेंजर बन सकते थे, ऐसे लोगों को बैटलफील्ड के अंदर उतरने के लिए मजबूर करना था। और वहाँ पर अल्टीमा बोलती कि हाँ ये बात तो थोड़ी सी अजीब ही है, लाइक यहाँ पर हम खुद से ही एक्शन लेके इस वाले फाइट को इजीली जीत सकते थे, तो एक तरीके से यहाँ पर इतनी ज्यादा स्ट्रेटेजी की कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन वहाँ पर टेस्टरोसा बोलती है कि शायद से ऐसा हो सकता है कि रिमुरु समा ने चाहा होगा कि अगर वो इस वाले स्ट्रेटेजी से चलते हैं तो भाई बैटल के अंदर गाप्टा और गाबिरू की बहुत बड़ी वाली ग्रोथ हो जाएगी, और मेनली गाप्टा और गाबिरू के सबऑर्डिनेट्स के ग्रोथ के लिए ही रिमुरु समा ने ये वाली स्ट्रेटेजी जो है वो बनाई रहेगी। और वहाँ पर वो बोलती है कि अगर रिमुरु समा ने चाहा तो वो किसी को भी इजीली इवॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बैटल का जो एक्सपीरियंस है वो हमको खुद ही लेना पड़ेगा, तो शायद से इसीलिए ही रिमुरु समा ने ये वाली स्ट्रेटेजी जो है वो बनाई है। यहाँ पर अल्टीमा और टेस्टरोसा दोनों ही भाई अपने रिमुरु समा के प्लान की तारीफ करने लग जाते हैं, और वहाँ पर वो दोनों बैटलफील्ड के अंदर की सोल्स को कलेक्ट करते हुए रिमुरु की तारीफ कर रहे थे। लगता है यहाँ पर डियाब्लो के साथ में रह रहे कि भाई अल्टीमा और टेस्टरोसा भी उसकी जैसी बन गई है। और इसी के साथ ही ईस्टर्न एम्पायर के आर्मर डिवीजन के दो मेन फोर्सेस जो कि थे मैजिक टैंक्स और फ्लाइंग कॉम्बैट वाली एयरशिप्स, ये दोनों के दोनों फोर्सेस जो है वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जहाँ पर ये जो फाइट थी वो पूरी की पूरी वन साइडेड ही थी, जिसके अंदर भाई ईस्टर्न एम्पायर की पूरी आर्मी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जहाँ पर आर्मर डिवीजन का कमांडर जो था कैलगोरियो, उसको भाई बैटलफील्ड के आउटकम के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि उसके डिवीजन की दो मेन फोर्सेस जो है वो पूरी की पूरी हार चुकी है।